प्राग्नानंदा नाम के इस बच्चे ने रिसेंटली चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में सिल्वर मेडल जीता। पर इमेजिन करो वहां प्राग्नानंदा नहीं आप होते तो क्या होता। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? प्राग्नानंदा तो एक चेस प्रोडिजी है ना, और आप उसके लेवल पे कैसे पहुंच सकते हो? उसके लिए तो आपके पास कुछ बॉर्न एडवांटेजेस होनी चाहिए, राइट? रॉन्ग। मैं इस वीडियो में आपको साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की मदद से ये बताऊंगा कि कैसे आप भी उस लेवल का इंटेलिजेंस अचीव कर सकते हो, अब भले ही आप किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं स्मार्ट या इंटेलिजेंट होने के सीक्रेट टिप्स। What is intelligence? Defining intelligence is a lot trickier than just coming up with new names for smart people. I mean, intelligence isn't like height or weight. What is intelligence? It has different meanings for different cultures and ages and skill sets. So what is intelligence? आप प्राग्नानंदा जितने इंटेलिजेंट या स्मार्ट हो सकते हो, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंटेलिजेंस आखिर होती क्या है। इंटेलिजेंस की ज्यादातर डेफिनेशंस में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने की और चेंजिंग एनवायरनमेंट से अडाप्ट करने की बात की जाती है। इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कुछ क्वालिटीज जैसे कि रीजनिंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजों को काउंट किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द स्टडीज इंटेलिजेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी कि IQ का यूज करते हैं। अब इंटेलिजेंस को कंपैरेटिवली स्टडी करने के लिए हमें दो सेम इंटेलिजेंस लेवल के इंसान चाहिए होंगे, जो कि ढूंढना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। साइकोलॉजिस्ट और कॉग्निटिव साइंटिस्ट ने ट्विन्स के ऊपर ये स्टडीज करनी शुरू की। इसमें से एक बहुत ही फेमस स्टडी थी जिसका नाम था मिनेसोटा ट्विन स्टडी। मिनेसोटा ट्विन स्टडी का एक एम ये था कि ये पता लगाया जाए कि किस हद तक इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट से डिटरमिन होती है और किस हद तक इंटेलिजेंस जेनेटिक्स से डिटरमिन होती है। यानी कि ये जानना कि किस हद तक पॉसिबल है कि जितने इंटेलिजेंट आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे उसी लेवल के इंटेलिजेंट आप भी हो सकते हो या नहीं। और इस स्टडी में करीब 100 से ज़्यादा मोनोजाइगोटिक ट्विन्स यानी कि ट्विन्स जो एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं उनके ऊपर स्टडी की गई। इनमें से आधे पेयर ऑफ ट्विन्स को एक साथ रहकर उनकी डेवलपमेंटल स्टडी हुई और बाकी हाफ पेयर को अलग अलग करके बड़ा किया गया। अब रिजल्ट्स में ये निकला कि जो ट्विन्स साथ में बड़े हुए थे उनके IQ लेवल्स में 88% का मैच था, और वहीं जो ट्विन्स एक दूसरे से अलग बड़े हुए थे उनके IQ में सिर्फ 69% का ही मैच था। ओवरऑल इस स्टडी से रिजल्ट ये निकल कर आया कि लगभग 70% इंटेलिजेंस जेनेटिक्स से डिसाइड होती है, यानी कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कितने इंटेलिजेंट थे उससे डिसाइड होती है, और बाकी 30% एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, यानी कि आप कैसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हो, आप बचपन में कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क करते हो उसके ऊपर। लेकिन सिर्फ ये स्टडीज के रिजल्ट हमारे एम को जस्टिफाई नहीं करते हैं। एक और स्टडी यहाँ पर मेंशन करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टडी का नाम था कोलोराडो अडॉप्शन प्रोजेक्ट। अब जैसा कि नाम सजेस्ट करता है इसमें जरूर अडॉप्शन इन्वॉल्व थी, और इस प्रोजेक्ट में भी ट्विन्स के ऊपर ही स्टडी किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ अलग था। इस प्रोजेक्ट में ट्विन्स के पेयर में से एक ट्विन को अपने बायोलॉजिकल यानी कि रियल पेरेंट्स के साथ बड़ा किया गया और दूसरे ट्विन को अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स यानी कि जिन लोगों ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया उसके साथ बड़ा किया गया। यानी कि दोनों ही ट्विन्स पैदा होने के बाद अलग अलग फैमिलीज में बड़े हुए। अब इस स्टडी का पहला रिजल्ट तो ये निकल कर आया कि इन दोनों ही ट्विन्स का जो कॉग्निटिव एबिलिटीज थी जैसे कि IQ या इंटेलिजेंस वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि रियल पेरेंट्स से ज्यादा मैच करती थी। लेकिन इस स्टडी से एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन भी निकला जिसको हम स्कार एंड वीनबर्ग मॉडल भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जिस ट्विन को अपनी रियल फैमिली से अलग करके बचपन में ही एक अडॉप्टेड फैमिली के साथ रख दिया गया था, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज धीरे धीरे अपने अडॉप्टेड फैमिली के जैसी हो जाती हैं। यानी कि जिस बच्चे को अपनी फैमिली से अलग करके अडॉप्ट कर लिया गया उसकी एबिलिटीज उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स से मैच करने लगी थी। इस स्टडी से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये भी निकल कर आया कि बच्चे की जो डेवलपमेंटल एज होती है यानी कि जिस एज में वो बड़ा हो रहा होता है धीरे धीरे, उस एज में उसके ऊपर क्या पेरेंटल इनपुट्स दिए गए और क्या एनवायरमेंटल इनपुट्स दिए गए वो बहुत ज़्यादा मैटर करता था। और ये पाया गया कि उन पेरेंटल इनपुट्स और एनवायरमेंटल इनपुट्स के अकॉर्डिंग ही उस बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या IQ शेप होता था। अब इन दोनों ही स्टडीज से हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि जेनेटिक्स को तो हम साइड में नहीं कर सकते। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज को शेप करने में, जैसे कि IQ या इंटेलिजेंस। लेकिन साथ ही साथ इन दोनों स्टडीज से ये भी साबित होता है कि जेनेटिक्स ही सब कुछ नहीं होता, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज शेप करने में। और इसी तरीके के कुछ रिजल्ट्स हैं एंड्रिया कुजेव्स्की के। एंड्रिया एक बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं और वो यंग बच्चों को ट्रेन करते हैं जिन्हें कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज होती हैं। उनका काम ये होता है कि उन कॉग्निटिवली डिसेबल्ड बच्चों को इस हद तक ट्रेन किया जाए कि वो अपनी एज ग्रुप के बाकी बच्चों के साथ घुल मिल पाए।
वो बताती हैं कि उनका पहला एक्सपीरियंस था एक छोटे बच्चे के साथ जिसको एक माइल्ड फॉर्म का ऑटिज्म था। उसका IQ स्कोर लगभग 80 के अराउंड था। अब ध्यान रखा जाए कि 80 जो IQ का स्कोर होता है उसको बॉर्डरलाइन मेंटल रिटार्डेशन के आसपास रखा जाता है। 3 साल तक लगातार उस बच्चे को सोशल फंक्शनिंग, मैथमेटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ट्रेन किया जाता है और 3 साल के बाद बच्चे का IQ टेस्ट फिर से होता है और सरप्राइजिंगली उस बच्चे का IQ स्कोर 100 से भी ज़्यादा आता है। अब हालांकि उस बच्चे को एक माइल्ड फॉर्म का ऑटिज्म था, लेकिन फिर भी उसने 100 से ऊपर स्कोर किया, जो कि एक नॉर्मल बच्चे का भी जनरल स्कोर होता है। यानी कि 3 साल में उस माइल्डली ऑटिस्टिक बच्चे ने 20 पॉइंट से अपना IQ गेन किया। एंड्रिया बताती हैं कि वो एक इकलौता बच्चा नहीं है जिसको उन्होंने ट्रेन किया, ऐसे कई सारे बच्चों को उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ट्रेन किया और उन सब में इसी तरीके के सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखे। ये बात और क्लियर हो जाती है 2008 में जाके, जब एक स्टडी पब्लिश होती है जिसका नाम होता है इम्प्रूविंग फ्लूइड इंटेलिजेंस विद ट्रेनिंग ऑन वर्किंग मेमोरी। इस स्टडी में जो सब्जेक्ट होता है उसे एक वर्किंग मेमोरी टास्क दिया जाता है जिसको हम डुअल एंड बैक टेस्ट बोलते हैं और इस टेस्ट को करने के बाद कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं। पहला ये कि इंटेलिजेंस को ट्रेन करके बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ये कि कोई भी इंसान अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव कर सकता है ट्रेनिंग के साथ, और जितनी वो ट्रेनिंग करेगा उतनी कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि आप किसी भी स्किल को 10,000 घंटे तक अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप उस स्किल में मास्टर बन जाते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीथोवन जब तक म्यूजिक के मास्टर बने तब तक वो 10,000 घंटे म्यूजिक की प्रैक्टिस कर चुके थे। इवन बिल गेट्स भी प्रोग्रामिंग में लगभग 10,000 घंटे दे चुके थे माइक्रोसॉफ्ट बनाने से पहले। लेकिन अगर हम इस 10,000 आवर रूल को क्लोजली देखें तो इसमें भी प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि 10,000 एक बहुत ही कैची और इजीली रिमेम्बरेबल नंबर ज़रूर है, लेकिन इसका कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है हमारे सामने। दूसरा ये कि 10,000 आवर रूल क्वांटिटी ऑफ टाइम के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है रादर दैन क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर। यानी कि हो सकता है कि 20 साल की उम्र तक विराट कोहली ने और किसी XYZ क्रिकेट प्लेयर ने, दोनों ने ही 10,000 घंटे दिए हों क्रिकेट को, लेकिन क्योंकि विराट की क्रिकेट की जो प्रैक्टिस करने की इंटेंसिटी थी और क्वालिटी थी वो XYZ प्लेयर से बेहतर थी, इसलिए विराट एक बेहतर प्लेयर बने। तो क्या प्राज्ञानंदा की स्किल को मैच कर पाना एक्चुअली इम्पॉसिबल है? क्या जेनेटिक्स ही सारे रोल प्ले करती है? लेकिन यहाँ पर मैं एक सबसे इंटरेस्टिंग स्टडी आपके सामने पेश करने वाला हूँ जो हमें डायरेक्टली आंसर दे देती है हमारे इसी क्वेश्चन का। कैम्पिटेली और गुबेटे ने चेस के प्लेयर्स के ऊपर ये रिसर्च करी। उनका एम था ये पता लगाना कि कितनी प्रैक्टिस के बाद एक प्लेयर मास्टर लेवल चेस प्लेयर बन सकता है। इन्होंने अनरेटेड प्लेयर्स से लेकर इंटरनेशनली रिलेटेड प्लेयर्स और इवन फाइड रिलेटेड या फिर वर्ल्ड मास्टर्स को भी इंक्लूड किया स्टडी के अंदर। इन्होंने ये पाया कि मास्टर स्टेटस अचीव करने के लिए इन सारे लोगों को 728 से लेकर 16,120 आवर्स के बीच में कहीं ना कहीं कोई टाइम लग रहा है, लेकिन किसी किसी को 16,120 आवर्स देने पड़ रहे हैं वही मास्टर का लेवल अचीव करने के लिए। इससे साफ साफ ये साबित हो जाता है कि जो 10,000 आवर का रूल था वो बिल्कुल फेक है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ प्लेयर्स को लगभग 22 गुना ज्यादा घंटे लगे वो सेम स्किल लेवल अचीव करने के लिए, जो कुछ लोगों ने 728 घंटे में ही अचीव कर लिया। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इस स्टडी को ध्यान से देखें तो हमें एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हमारे मतलब की जरूर मिल जाती है कि भले ही कुछ लोगों को 22 गुना ज्यादा घंटे लगे हों मास्टर का लेवल अचीव करने के लिए, लेकिन सारे प्लेयर्स ने मास्टर का लेवल अचीव कर लिया। अब बस फर्क ये है कि किसी को कम टाइम लगा और किसी को ज्यादा। उन्होंने इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी नोट करी कि जो अनरेटेड प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले जो लोग इंटरनेशनली रिलेटेड है या फिर जो इंटरनेशनल मास्टर्स या ग्रैंड मास्टर्स हैं वो कंपैरेटिवली अपनी लाइफ में एक यंगर एज से चेस खेलना शुरू कर देते थे। और जैसा कि हमें पता है और जैसा कि बहुत सारे सोर्सेज बताते हैं कि प्राज्ञानंदा जब 2 या 3 साल के थे तभी से उन्होंने चेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। अब जरूर हो सकता है कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्राज्ञानंदा के जेनेटिक्स का भी हो, लेकिन उनकी अर्ली स्टार्ट और बहुत ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस ये हमें साबित कर देती है कि जेनेटिक्स सब कुछ नहीं होते हैं। यानी कि हो सकता है कि आपको प्राज्ञानंदा के मुकाबले कई हजार घंटे ज्यादा लगे, लेकिन आप प्राज्ञानंदा के लेवल पे जरूर पहुंच सकते हो। ये इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैंने पीछे ये सब इन्फॉर्मेशन दी, ये सब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये सब इस चीज पे की गई रिसर्च आपको बता रही है। एंड्रिया कुजेव्स्की, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में पहले बात की थी, वो कुछ टिप्स भी देती हैं जिससे हमारी कॉग्निटिव स्किल्स एनहांस हो सकती हैं। सबसे पहला ये कि आपको अपने आप को ओपन रखना होगा न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए, ताकि आपका कॉग्निटिव
कॉग्निटिव डोमेन बहुत बड़ा हो सके। दूसरी चीज ये कि आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। अब हो सकता है कई बार मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको ऐसा कई बार लगता हो कि ये प्रॉब्लम बहुत टफ है और आपको एक्चुअली उसे जबरदस्ती करना पड़ रहा है, लेकिन इस प्रोसेस के ड्यूरिंग आपकी कॉग्निटिव स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्चुअली एनहांस हो रही हैं। और तीसरा ये कि आप डेलिबरेटली कुछ चीज़ों को हार्ड तरीके से करने की कोशिश करो। यानी कि सपोज आपको किसी डेस्टिनेशन पर जाना है, अब हो सकता है आप अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर उसका GPS लगाकर ईजिली वहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे कि आप लोगों से पूछकर और रास्ता याद करके वहाँ तक पहुँचो तो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स इससे भी एनहांस हो सकती हैं। और लास्ट ही मैं ये बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस में एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है कि आप अपने ब्रेन में नए एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग नए न्यूरॉन्स का कनेक्शन बना सकते हो। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को अपना फोकस, टाइम और अटेंशन दोगे तो आपका ब्रेन उस साइड में डेवलप होना शुरू हो जाएगा, नो मैटर आप कितनी भी एज के हो सकता है जब आप बड़े हो जाओ तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे वो चीज़ करने में, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। और इसी तरीके से बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को मून पर सेफली लैंड भी करा दिया था। हमारे साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 में जो मिस्टेक्स हुई थी उन्हें रेक्टिफाई करके चंद्रयान 3 को उससे बेहतर बनाया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था और जिसकी वजह से चंद्रयान 3 लैंड कर गया, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।